हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क पार्ट है सोशल वर्क का, एक मेथड है सोशल वर्क की। उसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ सोशल केस वर्क एंड केस वर्क थ्योरीज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप हर बार इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि केस वर्क के अलग अलग अप्रोचेस क्या हैं, बेसिकली केस वर्क के कितने स्कूल्स हैं और केस वर्क में हम किन थ्योरीज़ का यूज़ करते हैं उनके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले केस वर्क के दो स्कूल्स हैं, डायग्नोस्टिक स्कूल एंड फंक्शनल स्कूल। एक एक स्कूल को हम ठीक से पढ़ेंगे और फिर उसके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है दोनों स्कूल्स के बीच में। जब हम थियरीज़ पढ़े तो आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि कौन सी थियरी कौन से स्कूल से संबंधित है। ठीक है। सबसे पहला है डायग्नोस्टिक स्कूल। डायग्नोस्टिक स्कूल जो है वो मैरी रिचमंड के ट्रेडिशन से हमको मिलता है। जैसा आप सबको पता होगा कि डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक तरीके से एनालिसिस करना, एक कंक्लूजन पर आना, एक चीज़ पर आना जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो इसको हम साइको सोशल स्कूल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो तरह की प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है और उसको वन कंसिडर किया जाता है। जो डायग्नोस्टिक स्कूल है ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच है इन केस वर्क। और जब हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं या अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो तब बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया था डायग्नोस्टिक स्कूल के द्वारा इन केस वर्क प्रैक्टिस। इसके की प्रोपोनेंट्स एंड ऑरिजिन्स क्या क्या हैं, कौन है जिन्होंने डायग्नोस्टिक स्कूल की जो आधारशिला है वो रखी है और इसका ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे हमने देखा कि डायग्नोस्टिक स्कूल किससे रिलेटेड है, तो ये मैरी रिचमंड से रिलेटेड है। मैरी रिचमंड को पायनियर कंसिडर किया जाता है डायग्नोसिस स्कूल में। उनकी जो बुक है सोशल डायग्नोसिस, वही कहीं ना कहीं हद तक एक फाउंडेशन ले किया है जहाँ पर कि डायग्नोस्टिक स्कूल इवॉल्व हुआ है या इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो मैरी रिचमंड ने किस चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज किया है, तो उन्होंने सोशल एविडेंस एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा फोकस किया है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ पर आना या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना। ठीक है, तो जब हम केस वर्क करते हैं तो डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केस वर्क की प्रोसेस में। बोला जाता है कि ये उसका आधार होता है या बोल सकते हैं कोर होता है केस वर्क की प्रोसेस का। फिर उसके बाद गॉर्डन हैमिल्टन आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी को रिफ़ाइन किया। इन्होंने फ्रॉयड का जो साइकोलॉजी है उसको इंटीग्रेट किया इस प्रोसेस के अंदर और उनका जो फेमस वर्क है वो है थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क। हैमिल्टन के बाद फ्लोरेंस हॉलिस आए। उन्होंने साइको सोशल अप्रोच को फर्दर डेवलप किया और जो इनका फोकस था वो किस पे था, पर्सन इन सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस था। तो अगर हम थियोरेटिकल रूट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर डायग्नोसिस स्कूल को किसी ने किया है तो वो फ्रॉयड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है। और जो मेडिकल मॉडल है उसने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है डायग्नोसिस स्कूल को। और ये मेडिकल मॉडल क्या होता है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जब भी इस तरह की बात की जाए इन 3 स्टेप्स को लेकर तो ये मेडिकल मॉडल होता है सोशल केस वर्क का। अगर हम कोर फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो जो सीक्वेंस फॉलो करता है मेडिकल मॉडल वो होता है स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या होता है बेसिकली ये, तो स्टडी का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में जानना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, उसकी डेवलपमेंट के बारे में जानना, उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानना, ये होता है स्टडी। इन सब को जानने के बाद एक नतीजे पर आना कि इंसान को प्रॉब्लम क्या है, उसको हम बोलेंगे डायग्नोसिस। और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये होता है ट्रीटमेंट स्टेज। ठीक है, तो मेडिकल मॉडल यानी कि जहाँ पर स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट तीनों स्टेप्स हम फॉलो करें। ये जो सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं डायग्नोस्टिक स्कूल्स, तो ये बिलीव करता है कि जो पर्सन की करंट डिफ़िकल्टीज़ है वो लार्जली उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस में रूटेड होती है, स्पेशली इन चाइल्डहुड ट्रॉमाज एंड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स।
अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, तो जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जैसे कि आपका जो बचपन है या क्लाइंट का जो बचपन है वो कैसा रहा, क्या देखा उसने बचपन में, क्या एक्सपीरियंस किया, वो बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं। किसी की डेथ हो जाना, कुछ अब्यूज़ होना, कुछ हरासमेंट होना, है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट देखना, ये सब चीज़ें होती है चाइल्डहुड ट्रॉमास। अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जब हम अपनी ईड को सप्रेस नहीं कर पाते हैं ठीक से, या हम उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में अच्छे से बताया था। द पर्सन इन सिचुएशन क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है वो किस चीज़ से आई है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों की वजह से होती है। ठीक है, तो इसलिए हम पर्सन को कभी भी अकेले ट्रीट नहीं करते कि पर्सन की प्रॉब्लम है या उसकी जो बनावट है उसकी प्रॉब्लम है। कई बार पर्सन जिस सिचुएशन में रहता है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जो पर्सन है वो हो गया उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर, और सिचुएशन हो गया उसका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, ईगो साइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि जो क्लाइंट का ईगो है उसको स्ट्रेंथन करो, ताकि वो अपनी रियलिटी और इंटरनल ड्राइव्स के साथ अच्छे से डील कर सके। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ईड है, ईड आपके लिए एक क्रिएट करता है नीड वांट। ठीक है, और आपका जो ईगो होता है वो इसको बैलेंस आउट करता है कि अभी इस सिचुएशन में हमको ये नीड रखनी चाहिए, या जो तरीका नीड सप्रेस करने का है वो सही है या नहीं है। तो अगर किसी भी इंसान का ईगो अच्छे से स्ट्रेंथन है तो वो अपनी रियलिटी और अपने जो ड्राइव्स हैं, इंटरनल ड्राइव्स है या नीड्स है, उनके साथ अच्छे से बैलेंस कर सकता है, उनके साथ बेटर डील कर सकता है। जब इंसान डील नहीं कर पाता है और ईड के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है या ईड को फॉलो करता है या ईड बेस्ड अप्रोच करता है, तो उसको हम पैथोलॉजी बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो डिविएंट हो चुका है। ठीक है, जो 3 स्टेजेस है डायग्नोस्टिक प्रोसेस के वो क्या हैं, सोशल स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो स्टडी का मतलब क्या होता है, उस क्लाइंट के बारे में जो फैक्चुअल या सब्जेक्टिव डेटा है उसके पास्ट और प्रेजेंट का, वो हमको गैदर करना होता है। एग्जॉस्टिव है, यानी कि सब चीज़ें इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी है। या तो हम उस कई बार क्या करते हैं, हम साइकोलॉजिकली उसको देखते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसका फॉर्मेशन ऐसा है, इसके एक्ट्स ऐसे हैं, इसका बिहेवियर ऐसा है, लेकिन कई बार हम उसके इन्वायरमेंट को स्टडी करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सब्जेक्टिव डेटा निकालना है कि हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जो ज़रूरी है वो सारे डेटा हम गैदर करें अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट। डायग्नोसिस क्या होता है, क्लाइंट की जो पर्सनालिटी है उसका असेसमेंट किया जाता है, उसकी जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है उसका असेसमेंट किया जाता है, और उसके अंदर जो कैपेसिटी है चेंज करने की उसका असेसमेंट किया जाता है। बेसिकली जो टेस्टिंग होती है या बोल सकते हैं एनालिसिस है, वो स्टेज कौन सा होता है, वो डायग्नोसिस का होता है। तो क्लाइंट का पर्सनालिटी का असेसमेंट करना ज़रूरी है, उसका जो प्रॉब्लम है उसका जो नेचर है उसका असेसमेंट करना ज़रूरी है, और उसका जो कैपेसिटी है कि वो कितना बदलना चाहता है, कितना बदल सकता है, कितना एबिलिटी है उसके अंदर बदलने का, उसका असेसमेंट किया जाता है। इन तीनों चीज़ों का असेसमेंट करने के बाद हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस करते हैं या बनाते हैं, ताकि वो बेटर सोशल एडजस्टमेंट अचीव कर सके। ठीक है, ट्रीटमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हमें पता चल गई, उसका नेचर पता चल गया, तो हम उसको काउंसलिंग देकर या थेरेपी देकर भी उसकी मदद कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कई बार क्या होता है कि उसके इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। मान लो वो ऐसे टॉक्सिक फैमिली में रह रहा है या टॉक्सिक जगह पर रह रहा है, ऐसा इन्वायरमेंट है उसका जो कि बार बार उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको मॉडिफाई करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, सो डायग्नोस्टिक स्कूल का बेस क्या है, ईगो स्ट्रेंथन करने पर फोकस कर रहे हैं हम। बेसिकली 3 स्टेजेस होती है डायग्नोसिस की, जो सोशल स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ये तीनों स्टेजेस मेडिकल मॉडल ऑफ सोशल वर्क के अंदर आती हैं। इस स्कूल के अंदर जो फंक्शन होता है सोशल वर्कर का या क्लाइंट का, या जो उनका रोल होता है वो क्या होता है, तो वर्कर का जो रोल होता है वो क्लिनिशियन की तरह होता है ना।
वो जो वर्कर होता है वो लीड लेता है, क्या करता है वो स्टडी करता है, वो डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करता है। तो यहाँ पर उसका जो रोल हो जाता है वो क्लिनिशियन का हो जाता है, ऑब्जेक्टिव रोल हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्लाइंट का जो रोल होता है वो उसको हम एक पर्सन की तरह देखते हैं जिसको कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है। पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है, लेकिन फोकस क्या होता है उसके पैथोलॉजी पर होता है कि उसके साथ गलत क्या हुआ, ना कि विल पर, है ना। यहाँ पर पर्सन को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी पर्सनालिटी को, उसकी प्रॉब्लम को, उसके जो बोल सकते पैथोलॉजी को, गलत क्या हुआ है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टूल की तरह रिलेशनशिप को यूज़ किया जाता है, ताकि जो क्लाइंट है उसको बेटर इंसाइट मिल सके उसके बिहेवियर के अंदर। अभी कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो हम क्लाइंट और केस वर्कर के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और इंसाइट क्या होता है, इंसाइट यानी कि उसको बताना कि उसके बिहेवियर के अंदर क्या है, क्या प्रॉब्लमेटिक है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और क्यों है। कई बार उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि ये जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो क्यों है ना, उसका रीज़न क्या है। तो ये होता है इस रिलेशनशिप का मेन उद्देश्य, यहाँ पर एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि हो सकता है उसके साथ गलत हुआ है, उसने गलत फेस किया है, तो सीधे से नकार देने के बजाय उसको सपोर्ट करना, ये रोल होता है क्लाइंट केस वर्कर का। अगर हमको याद करना है डायग्नोस्टिक स्कूल के बारे में या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस अप्रोच से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोशल डायग्नोसिस जो बुक है वो किसने लिखा है, तो आप याद रखें मैरी रिचमंड ने ये बुक लिखा है 1917 में। साइको सोशल अप्रोच किससे एसोसिएटेड है, तो ये डायग्नोस्टिक स्कूल से एसोसिएटेड है और इसका प्राइमरी एसोसिएशन है फ्लोरेंस हॉलिस के साथ। गोल क्या है, तो अल्टीमेट गोल है पर्सनालिटी में चेंज लाना और बेटर सोशल एडजस्टमेंट करना। और जो डायग्नोस्टिक स्कूल है वो पास्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखता है ताकि हम प्रेजेंट को समझ सकें, ठीक है। मतलब कि आज जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हम पास्ट में ढूंढते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन हम पास्ट में ढूंढते हैं, ठीक है। सो ये है डायग्नोस्टिक स्कूल। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क, जिसको हम पेनिसिल्वेनिया स्कूल भी बोलते हैं। इसके जो की प्रोपोनेंट्स हैं या इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसको जो फाउंड किया है वो फाउंड किया है वर्जीनिया रॉबिन्सन ने एंड जेसी थेफ्ट ने, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंस हुआ है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ है ये स्कूल, तो विल साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुआ है, जो दी है ऑटो रैंक ने। और इसमें हम एक डिपार्चर देखते हैं सिगमंड फ्रॉइड से। तो फ्रॉइड का जो फोकस था वो साइको एनालिसिस था, यानी कि जो आपका साइक है, बेसिकली क्या होता है कि साइक है आपका, ये 3 पार्ट से मिलके बना है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। और इसी का एनालिसिस होता है साइको एनालिसिस, ठीक। अब विल साइकोलॉजी क्या होता है, विल साइकोलॉजी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके सेल्फ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिफरेंस देख सकते हैं कि जो सॉरी डायग्नोसिस स्कूल है वो साइको एनालिसिस पर बेस्ड है, लेकिन जो फंक्शनल स्कूल है वो विल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। यहाँ पर जो एम्फेसिस किया गया है वो क्लाइंट की क्रिएटिव कैपेसिटी के ऊपर ज़्यादा किया गया है, ना कि उसकी पैथोलॉजी के ऊपर। पैथोलॉजी मतलब उसका जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस नहीं किया गया, उसकी क्रिएटिव कैपेसिटी कितनी है क्लाइंट की, वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या कर सकता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। अगर हम कोर फिलॉसफी या कॉन्सेप्ट्स की बात करें फंक्शनल स्कूल की, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है विल, ठीक है। ये जो स्कूल है ये बिलीव करता है कि इंडिविजुअल के अंदर एक विल होता है जिससे वो बदलाव ला सकता है। यहाँ पर ह्यूमंस को अपनी डेस्टिनी के मास्टर्स हमने खुद समझा है, उनको सिर्फ हम पास्ट का प्रोडक्ट नहीं समझते, ठीक है। पास्ट में जो हुआ वो इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से आज ऐसा है इंसान, ये डायग्नोस्टिक स्कूल है। लेकिन आज हम क्या बदल सकते हैं, आज इंसान के अंदर क्या कैपेसिटी है,
आज क्या बदलाव लाया जा सकता है, इस पे हम फोकस करते हैं फंक्शनल स्कूल में। ये जो स्कूल है ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। इसमें हर एक इंडिविजुअल को ऐसा समझा जाता है कि उसके अंदर एक इनहेरेंट पावर होता है ग्रोथ के लिए और सेल्फ हीलिंग के लिए। देखें, यहाँ पर हम उसको प्रोडक्ट नहीं समझ रहे हैं, उसको हम क्या समझ रहे हैं, उसको मास्टर समझ रहे हैं कि वो सेल्फ हीलिंग कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है। बस उसको वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, वैसे चीज़ें फैसिलिटेट करनी है, वैसा सपोर्ट उसको देना है। ठीक है। सो यहाँ पे जो फोकस होता है हियर एंड नाउ पे ज़्यादा होता है कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या बदला जा सकता है और अभी क्या किया जा सकता है। जैसे कि डायग्नोस्टिक स्कूल में हमने देखा वो चाइल्डहुड हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करता है। फंक्शनल स्कूल प्रेजेंट प्रॉब्लम पे ज़्यादा और करंट इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है। फंक्शनल प्रैक्टिस के जो 3 पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है एजेंसी, दूसरा है टाइम एंड तीसरा है प्रोसेस। ठीक है, 3 पिलर्स है फंक्शनल स्कूल के, एजेंसी, टाइम एंड प्रोसेस। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो जगह जहाँ पर स्पेशलाइज सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो एजेंसी वो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उसको उस तरह की स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंसी का फंक्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है या बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है, हो सकता है वो पास्ट की वजह से हो, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, मदर का न्यूट्रिशन लेवल जैसा भी रहा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ इंटॉक्सिकेशन हुआ हो या टॉक्सिकेशन हुआ हो, उसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। लेकिन यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उसको नई चीज़ें कैसे सिखाई जाए, उसको स्किल्स कैसे सिखाई जाए ताकि वो आगे की लाइफ में ग्रो कर सके या फ्लरिश कर सके। यही डिफरेंस है दोनों स्कूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंसी का फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूज़ ऑफ टाइम, तो टाइम को हम बहुत कॉन्शियसली यूज़ करते हैं और यहाँ पर क्लाइंट के ऊपर हम लिमिट लगाते हैं कि इतना टाइम है हमारे पास ताकि वो अपने विल से एक्ट कर सके उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शनल स्कूल में। देन रिलेशनशिप जो है, तो जो क्लाइंट और केस वर्कर का रिलेशनशिप है वो हेल्पिंग प्रोसेस की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर कि क्लाइंट और केस वर्कर साथ में काम करते हैं और जो एजेंसी ने गोल डिसाइड किया हुआ है उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी अगर इस्टेब्लिश हो रही है स्पेशलाइज या स्पेसिफिक सर्विसेज देने के लिए, तो उनका गोल होता है कि इंसान रिहैबिलिटेट हो जाए, अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा कर पाए जिससे वो अपनी खुद की मदद कर पाए, ग्रो कर पाए, है ना, कुछ अचीव कर पाए। तो ये गोल होता है एजेंसी का। अब क्लाइंट और केस वर्कर दोनों एक साथ काम करते हैं, जहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट की मदद करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, प्लस अचीव कर सके, ग्रो कर सके, कैपेसिटी को एनहेंस कर सके। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स किसके हैं? फंक्शनल प्रैक्टिस के पिलर्स हैं। सोशल वर्कर का रोल होता है फैसिलिटेट करना। ठीक है, फैसिलिटेट क्या करना कि जो एजेंसी का गोल है वो अचीव कर सके हम, और क्लाइंट और एजेंसी के बीच में जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको फैसिलिटेट करे या क्लाइंट को मदद करे कि वो उस गोल तक रीच कर सके। ये होता है वर्कर का रोल। क्लाइंट का रोल क्या होता है कि जो एजेंसी हेल्प करना चाहती है, क्लाइंट उसको चूज़ करे। ठीक है, और वो एक पार्टिसिपेंट भी होता है एजेंसी का, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है जो कि चूज़ करता है एजेंसी की हेल्प को। ठीक है, सो यहाँ पर अगर चेंज एजेंट की बात करें तो प्राइमरी चेंज एजेंट कौन है? यहाँ पर क्लाइंट है। अगर वो खुद की मदद नहीं करना चाहता, वो बदलना नहीं चाहता, वो ग्रो नहीं करना चाहता, तो आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में देखा था कि विल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्लाइंट डिसाइड करता है, क्लाइंट आगे बढ़ता है, तो ही हम उसकी मदद कर पाएंगे। रिलेशनशिप क्या है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर वर्कर हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो एजेंसी के रिसोर्सेज यूज़ करे ताकि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, आपने देखा होगा हर एक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशलाइज सर्विस एजेंसी होती है और उसका गोल होता है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना जो किसी की लाइफ बेटर कर सकती है।
और यहाँ पर इसको हम इसी तरह यूज़ करते हैं इस रिलेशनशिप को, जहाँ पर केस वर्कर क्लाइंट की मदद करता है कि वो सर्विसेज यूज़ कर सके एजेंसी की, या वहाँ तक पहुँचा सके। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है, या इंसानों को पता ही नहीं होता है कि हमको हेल्प कहाँ मिलेगी या सर्विसेज कहाँ मिलेगी। तो वहीं पे फैसिलिटेटर का काम कौन करता है? केस वर्कर करता है। एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो है पार्शलाइजेशन। पार्शलाइजेशन का मतलब होता है कि बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में हम क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि हो सकता है एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं बच्चे को, या ड्रॉप आउट हो सकता है, या कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि पहले हम क्या अचीव करेंगे, उसके बाद हम क्या अचीव करेंगे, उसके बाद हम क्या अचीव करेंगे। एक साथ उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना है कि आपके साथ तो ये प्रॉब्लम है, अब इसका सल्यूशन ये है। नहीं, हमको स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करना है और छोटे छोटे लक्ष्यों को हमको अचीव करना है। स्ट्रक्चर यूजिंग द एजेंसीज रूल्स, टाइम लिमिट्स एंड फीस एज टूल्स टू हेल्प द क्लाइंट फोकस। ठीक है, यहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि एजेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एजेंसी के रूल्स, उनका टाइम लिमिट्स, उनका जो फीस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर विल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ डिटर्मिनेशन वैसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाईली एम्फसाइज इसलिए है कि क्लाइंट ऑप्ट करे कि वो इस प्रोसेस का पार्ट बनना चाहता है, वो अपनी मदद करना चाहता है, इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है पार्शलाइजेशन के बारे में, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में, तो ये कौन से स्कूल से कनेक्टेड है? तो ये फंक्शनल स्कूल से कनेक्टेड है। अब एक एक स्लाइड में मैंने इसको समराइज़ किया है डायग्नोस्टिक स्कूल को। आप चाहें तो ये सिर्फ एक स्लाइड भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्लाइड का। सो डायग्नोस्टिक स्कूल क्या है? तो मैरी रिचमंड के ट्रेडिशन से निकला हुआ है। इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है कि जो पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से प्रेजेंट में प्रॉब्लम आई है, और हमको ईगो को स्ट्रेंथन करना है ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जो इसमें थेरेपीज़ यूज़ की जाती है वो सोशल थेरेपी और साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। रिलेशनशिप एक मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें सो एक केस वर्कर क्लैरिफिकेशन का यूज़ करता है ताकि वो क्लाइंट की मदद कर सके। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्लाइंट को समझाना कि क्या हुआ था पास्ट में, और वो चीज़ आज आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, और इसको अगर हमको बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सो दिस इज़ क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउ देयर चाइल्डहुड रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स इज़ अफेक्टिंग देयर करंट जॉब परफॉर्मेंस। अब कई बार सोचने में आता है कि करंट जॉब परफॉर्मेंस में फैमिली या पेरेंट्स या रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है, बट जब हम एनालाइज करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि पास्ट में हुई चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने वर्क पे कैसे काम करते हैं, आप अपने वर्क जो एम्बियंस है या इन्वायरमेंट है वहाँ पर कैसे डील करते हैं चीज़ों से, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है पास्ट से। ठीक है, देन फंक्शनल स्कूल, इसको भी समराइज़ किया है एक स्लाइड के अंदर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जो फोकस होता है हियर एंड नाउ पे होता है, विल साइकोलॉजी से इमर्ज हुआ है। 3 टाइम फेजेस होते हैं इसके भी, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग। ठीक है, बिगिनिंग क्या होता है? एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, और जो दिक्कतें आ रही हैं उनको रिमूव करना, प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज़ करना। और मिडिल फेज़ में क्या होता है, जो क्लाइंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है और जो रिलेशनशिप है वो डीप हो जाता है। टर्मिनेशन क्या होता है कि क्लाइंट उस एजेंसी से सेपरेट जब हो रहा है या उस प्रोसेस को जब छोड़ रहा है, तो कैसे छोड़ रहा है, क्या वो डील कर पाएगा अकेले इन सब चीज़ों से। तो ये 3 फेजेस में बेसिकली फंक्शनल स्कूल काम करता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग क्लाइंट्स एंटायर हिस्ट्री, उसकी पूरी हिस्ट्री को समझने की बजाय जो केस वर्कर है फोकस करता है हाउ द क्लाइंट फील्स एट द मोमेंट, अभी वो कैसा फील कर रहा है, और एजेंसी की सर्विसेज लेने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है,
वो सर्विसेज उसके लिए कितनी बेनिफिशियल है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। अब इनके बीच में हम डिफरेंस करते हैं। तो डायग्नोस्टिक स्कूल और फंक्शनल स्कूल के बीच में हमको बेसिकली डिफरेंशिएट करना है। फाउंडेशनल थ्योरी क्या है? तो डायग्नोस्टिक स्कूल की है साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। और फंक्शनल स्कूल की थ्योरी ऑफ विल, ऑटो रैंक के द्वारा। की आर्किटेक्ट कौन है? तो डायग्नोस्टिक स्कूल के मैरी रिचमंड है। सोशल डायग्नोसिस जो इनकी किताब है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फंक्शनल स्कूल के जो की आर्किटेक्ट हैं वो फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया है। यहाँ की फैकल्टीज़ की वजह से ये स्कूल इमर्ज हुआ है। डायग्नोस्टिक स्कूल का मेन फोकस है पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ट्रीटमेंट, और जो फंक्शनल स्कूल है उसका फोकस होता है एजेंसी सर्विसेज, कैसे उससे क्लाइंट की मदद की जा सकती है। जो क्लाइंट होता है वो डायग्नोस्टिक स्कूल में क्या होता है? पैसिव रेसिपिएंट होता है द ट्रीटमेंट। ठीक है, पैसिव रेसिपिएंट मतलब यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है? यहाँ केस वर्कर डिसाइड कर रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा और क्या सही रहेगा। और जो फंक्शनल स्कूल होता है वहाँ पर वो एक्टिव होता है। एक्टिव कैसे होता है? सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है, वो बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका और अच्छे से हम एग्जांपल लें तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कि क्लाइंट डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या सही है उसके लिए, है ना। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, ADHD है या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा पैसिव रेसिपिएंट ऑफ द ट्रीटमेंट। और एक्टिव कौन होगा? वही बच्चा अगर 20 ईयर्स का है, 21 ईयर्स का है, वो समझ रहा है सही और गलत क्या है, तो वो एक्टिव रेसिपिएंट हो जाएगा। कोर कॉन्सेप्ट डायग्नोस्टिक स्कूल में है ईगो कैपेसिटी, साइकिक एनर्जी यानी कि ईड ईगो एंड सुपर ईगो। और जो कोर कॉन्सेप्ट फंक्शनल स्कूल का है वो है सेल्फ विल, क्रिएटिव यूज़ ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम क्लाइंट की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका जो सेल्फ है उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उसको बेटर कर सके। इसको हम डायग्नोस्टिक स्कूल को ट्रीटमेंट की तरह देखते हैं और जो फंक्शनल स्कूल है उसको हेल्पिंग प्रोसेस की तरह हम देखते हैं। की कंट्रीब्यूटर्स कौन है डायग्नोस्टिक स्कूल के? तो हैमिल्टन, रेनॉल्ड्स, टॉले, गैरेट। और फंक्शनल स्कूल के हैं ऑटो रैंक, वर्जीनिया रॉबिन्सन एंड जेसी थेफ्ट। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो डायग्नोस्टिक स्कूल का जो फोकस है वो ईगो है, और ऐसा माना जाता है डायग्नोस्टिक स्कूल के अंदर की जो ईगो है वो शेप किया जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। तो हमने देखा था कि इसको हम सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल रहे हैं या अप्रोच भी बोल रहे हैं। फंक्शनल स्कूल में फोकस है विल, सेल्फ यानी कि इंसान के अंदर की जो इच्छाएं, भावनाएं हैं, उसका जो कैपेसिटी है उस पर फोकस किया जाता है। जो गोल होता है हेल्प का वो वर्कर डायरेक्टेड होता है, जैसे मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी आपको एग्जांपल दिया था कि उसकी ईगो कैपेसिटी बढ़ानी है क्लाइंट की, तो वो कैसे बढ़ाई जाए इसका जो डिटर्मिनेशन है वो ज़्यादातर केस वर्कर करता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होता है, उसको पता है कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर जो फंक्शनल स्कूल होता है वहाँ पे क्लाइंट डायरेक्टेड होता है। ठीक है, क्लाइंट क्या सोचता है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, उसका फीलिंग कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आगे की स्टेप क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टोटल इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्लाइंट की डायग्नोस्टिक स्कूल में, और फंक्शनल स्कूल में हम फीलिंग्स और हियर एंड नाउ इमीडिएट सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, क्लाइंट का जो स्टेटस होता है मैंने बताया है पैसिव होता है, और फंक्शनल स्कूल में एक्टिव होता है। एब्सोल्यूट राइट किसके पास होता है? क्लाइंट के पास होता है। यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज़ों की वो कौन लेता है? केस वर्कर लेता है। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यह सब कुछ डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? क्लाइंट के ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर आपको रिवाइज़ करना है तो ये 2 स्लाइड से भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं डायग्नोस्टिक स्कूल और फंक्शनल स्कूल के बारे में। सो यहाँ तक स्कूल्स थे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है अबाउट 2 स्कूल्स ऑफ सोशल केस वर्क, डायग्नोस्टिक स्कूल एंड फंक्शनल स्कूल। दोनों को हमने डिटेल में देखा। डायग्नोस्टिक स्कूल के प्रोपोनेंट्स कौन कौन है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और मेन प्रोसेस क्या होता है डायग्नोस्टिक स्कूल का। सेम हमने फंक्शनल स्कूल के लिए भी देखा है
कि फंक्शनल स्कूल कैसे इमर्ज हुआ, क्या फोकस करता है और कैसे इमर्जेंस हुआ। फिर हमने उनको समराइज़ किया एक एक स्लाइड में, और फिर हमने दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरिफाई कर सकते हो कि कौन सी थ्योरी कौन से स्कूल से बिलोंग करती है। बेसिकली वो थ्योरी क्या अप्रोच कर रही है क्लाइंट का, अगर वो ईगो पे फोकस कर रही है, साइक पे फोकस कर रही है, ट्रीटमेंट पे फोकस कर रही है, तो वो डायग्नोस्टिक स्कूल हुआ। और अगर वो थ्योरी विल पे फोकस कर रही है, सेल्फ पे फोकस कर रही है, क्लाइंट पे फोकस कर रही है, कैपेसिटी पे फोकस कर रही है, तो वो फंक्शनल स्कूल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे केस वर्क थ्योरीज एंड मॉडल्स। सो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थ्योरीज होती हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, और किस तरह की प्रॉब्लम है वहाँ पर कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, या किस थ्योरी को हम बेस बनाकर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वहाँ पर थ्योरीज़ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या मॉडल्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला है साइको सोशल थ्योरी। अब जैसे आपने साइको सोशल सुना, तो साइको सोशल क्या होगा, कौन से स्कूल से रिलेटेड होगा, आप समझ सकते हैं। इसके जो कंट्रीब्यूटर है वो है गॉर्डन हैमिल्टन, फ्लोरेंस हॉलिस, बट यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस है वो किसने किया है, हैमिल्टन ने किया है। उनका जो की वर्क है वो है द अंडरलाइंग फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। जो लॉजिक है या कोर फोकस है वो क्या है, द पर्सन इन सिचुएशन मॉडल। ठीक है। अगर किसी इंसान को समझना है तो उसका इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट प्लस एक्सटर्नल सोशल नेटवर्क दोनों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये समझ आया। केस वर्क का एप्लीकेशन, यहाँ पर जो वर्कर है वो गैदर करता है क्लाइंट का परसेप्शन एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसको डायग्नोसिस करना होगा अबाउट ईगो स्ट्रेंथ, और जो ट्रीटमेंट होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि कौन से स्कूल को बिलोंग करती है थ्योरी। ये डायग्नोस्टिक स्कूल को बिलोंग करती है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, अ केस वर्क हेल्प्स अ स्ट्रगलिंग सिंगल मदर बाय बोथ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड एंड ऑफरिंग काउंसलिंग टू रिड्यूस हर एंजाइटी। तो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना क्या हुआ, इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन हुआ, और एंजाइटी के लिए काउंसलिंग देना साइकोलॉजिकल सपोर्ट हुआ। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, H पर्लमैन ने ये मॉडल दिया है। इसी से आप समझ सकते हो कि फोकस क्या होगा, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस होगा। ठीक है। उनका जो की वर्क है वो है सोशल केस वर्क, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में कई बार पूछा गया एग्जाम में। इनका जो कोर लॉजिक है या कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लाइफ एक कंटिन्यूस साइकिल ऑफ एनकाउंटरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनको सॉल्व करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंसान एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा किसी दिन कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये मिथ है, क्योंकि जब तक आप जी रहे हो, जब तक आप आगे बढ़ रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको एनकाउंटर करेगी ही, और आपको उसको सॉल्व करना है ताकि आप बेटर एडजस्ट कर सकें। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम पे फोकस है। अगर प्रेजेंट प्रॉब्लम पे फोकस है तो ये कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, आप सब मुझे बताइए। ये फंक्शनल स्कूल को बिलोंग करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो केस वर्कर है वो किस चीज़ पे फोकस करेगा, या एप्लीकेशन किस चीज़ पे फोकस करेगी, तो 4 P's के ऊपर फोकस किया जाता है, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस एंड प्रोसेस। हमने ये लास्ट क्लास में भी देखा था कि 4 P's का मॉडल किसने दिया है, वही थ्योरी है ये बेसिकली। एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि क्लाइंट है जो जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे जो केस वर्कर है उसको सिर्फ जॉब नहीं देता। ठीक है। वो क्लाइंट की मदद करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे और सॉल्व करे उसकी प्रॉब्लम कि क्या रीज़न है कि वो जॉब नहीं फाइंड कर पा रहा है या उसको जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है। ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए उसकी मदद की जा सके। अगर आज उसको आप जॉब दे दोगे तो वो कभी कैपेसिटी डेवलप ही नहीं कर पाएगा कि वो आगे जाके अपने लिए खुद से जॉब सर्च करे या खुद अपने अंदर वो डेवलपमेंट्स लेकर आए। ठीक है। देन आते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी समय समय पर डेवलप हुई है, अलग अलग थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको डेवलप करने के लिए। बेसिकली इवान पावलोव से ये शुरू होती है और थॉर्नडिक ने इसको डेवलप किया है और इसको फुली डेवलप किया है BF स्किनर ने, ठीक है। जो कोर प्रिंसिपल है या कोर फोकस है इस थ्योरी का वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम हम आज फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग की वजह से है। और इसका एक और बोल सकते कोर कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चीज़ सीखी जा सकती है तो उसको अनलर्न भी किया जा सकता है। अब सीखना तो क्या होता है, वो बिहेवियर जो बहुत अच्छे हैं उनको सिखाया जाए और वो बिहेवियर जो कि गलत है उनको अनलर्न करवाया जाए या भुलाया जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे जब भी आप किसी को देखते हो या पास करते हो किसी भी इंडिविजुअल के सामने से तो आप ऑटोमेटिकली स्माइल करते हो, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है। तो ये कंडीशनड है। कंडीशन कैसे, आपको सिखाया गया है, देखा है आपने, ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बिहेवियर है कि कोई आपको दिख रहा है लेकिन आप फिर भी नहीं स्माइल कर रहे हो, आप ग्रीट नहीं कर रहे हो, तो ये जो बिहेवियर है इसको आपको अनलर्न करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में हमें एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा उसके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा, आपको लेकर कुछ लोगों का माइंडसेट होगा कि इसमें बहुत एटीट्यूड है या बहुत रिग्रेसिव नेचर है। क्यों ऐसा बोलते हैं लोग, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सोशली एक स्माइल करेंगे, सोशली ग्रीट करेंगे या आपके गेस्चर्स उसको वेलकम करेंगे सामने वाले इंसान को। जब उसको ऐसा फील नहीं होता है तो उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका एटीट्यूड गलत है, आपका माइंडसेट अलग है, आप नेगेटिव पर्सन हैं, पेसिमिस्टिक हो, ये सब डेवलप हो सकता है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में यूज़ की जाती है, जैसे सिंपल एक्सटिंक्शन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इम्पल्सिव थेरेपी एंड एवर्जन थेरेपी। सिंपल एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, भुला देना, बुझा देना, भुला देना। इस तरह से हम जब भी बात करें तो एक चाइल्ड है जो टेंट्रम शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम उसके टेंट्रम पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे टेंट्रम करना बंद कर देता है, ठीक है। जिस भी चीज़ पे हम फोकस करना बंद करते हैं ना, इंसान वो चीज़ करना बंद कर देता है। ज़्यादा हम फोकस करते हैं तो इंसान वही चीज़ रिपीट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में इसको रिमूविंग रीइंफोर्समेंट बोला जाता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या होता है, किसी बिहेवियर को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने प्रेजेंट दे दिया, अप्रिशिएट कर दिया और उसकी बड़ाई कर दी, तो वो इंसान क्या करेगा, बढ़ चढ़ के वो बिहेवियर करेगा। और अगर हम वो सारी चीज़ें रिमूव कर लें, हम कभी अप्रिशिएट ना करें, हम कभी स्माइल ना करें, कभी तारीफ़ ना करें, तो वो इंसान वो बिहेवियर नहीं करेगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जाएगा, ठीक है। दिस इज़ सिंपल एक्सटिंक्शन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यानी कि धीरे 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 उसके अंदर जो डर है, जो भावनाएं हैं, जो उसकी लर्निंग है, उसको धीरे धीरे ख़त्म करना या कम करना, ठीक है। जैसे फोबियाज़ में ज़्यादातर सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ किया जाता है। अगर किसी को लिफ्ट से डर है, एलिवेटर से डर है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पहले उसको पिक्चर्स दिखाएंगे एलिवेटर्स का, फिर धीरे धीरे उसको खड़ा करेंगे एलिवेटर के सामने, फिर एंटर करवाने की कोशिश करेंगे और जब एंटर हो जाए तो मसल रिलैक्सेशन जैसी टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि वो रिलैक्स रहे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिन्हें लिफ्ट में डर लगता है, ऊंची जगहों से डर लगता है, पानी में डर लगता है, तो हम एकदम से उसको नहीं बोलते पानी में कूद जाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, धीरे धीरे छोटा सा पॉन्ड बनाया, छोटा सा एक जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा किया, उसको धीरे धीरे बोला पानी में जाने के लिए, है ना। फिर उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करवाई ताकि वहाँ रहकर वो एकदम स्ट्रेस ना हो जाए। दिस इज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इम्पल्सिव थेरेपी, इम्पल्सिव यानी कि अगर मान लो एक क्लाइंट है जो पब्लिक स्पीकिंग में डर रहा है, तो उसको इमेजिन करने के लिए बोला जाता है कि इमेजिन करो बहुत सारे लोग हैं जो तुमको चेयर कर रहे हैं, क्राउड है और वो बैठा हुआ है एक सेफ रूम में, है ना। तो उसको सिर्फ इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कैसा आपको लग रहा है। तो धीरे धीरे जब वो बार 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 उस चीज़ को फील करेगा ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर डर कम हो जाएगा। एवर्जन मतलब क्या होता है
कि किसी तरह का एक छोटा पनिशमेंट बोल सकते हैं इसको। कैसे कि जैसे किसी को नेल बाइटिंग की आदत होती है, नाखून खाने की, तो आप नेल पे अगर कुछ ऐसा चीज़ लगा दें जो कि बहुत कड़वा है, तो वो जैसे ही नेल बाइट करेगा उसको वो फीलिंग आएगा, स्टिमुलस जो बोलते हैं हम लोग, वो बाइट करते से वो हटा लेगा हाथ, फिर दूसरी बार बाइट करेगा फिर हटा लेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, मसल मेमोरी बन जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ एवर्जन थेरेपी। अब थोड़ा सा बिहेवियरिज्म या बिहेवियर जो स्कूल है, अप्रोच है, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये कैसे इमर्ज हुआ उसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आते हैं, यहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपका यूनिट 2 का जो पार्ट है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो थियरीज हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर है ना, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का भी पार्ट है, तो आपका दोनों पार्ट कवर हो जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हो अच्छे से तो। सबसे पहले है इवान पावलो, क्लासिकल कंडीशनिंग करके इन्होंने थियरी दिया है। इनका जो की कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय एसोसिएशन, हम जो भी सीखते हैं वो हम एसोसिएट करके सीखते हैं। ठीक है, बचपन में हमने कुछ भी सीखा है तो एसोसिएट करके सीखा है। जैसे सीढ़ियाँ उतरते समय अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम गिरते नहीं हैं, दिस इज़ एसोसिएशन। ठीक है, सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग। और बहुत सारे बिहेवियर आज जो हम कर रहे हैं वो बचपन में एसोसिएशन से सीखे हुए हैं। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, और वो धीरे धीरे आपका बिहेवियर बन जाता है। थॉर्नडिक लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, कुछ किया सही रहा तो ठीक है उसको कंटिन्यू किया, और अगर गलत रहा तो उसको अनफॉलो कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ ट्रायल एंड एरर लर्निंग, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का जो बेस है वो रखा है जिसको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कहते हैं। और इनका जो रिजेक्टेड, इन्होंने क्या किया है, माइंड और को रिजेक्ट किया, और इनका जो फोकस है वो मेजरेबल एक्शंस या बिहेवियर के ऊपर है। ठीक है, अभी तक हम डायग्नोस्टिक स्कूल में क्या बात कर रहे थे कि माइंड है, साइक है, उसके 3 पार्ट्स हैं। इन्होंने ऑल टुगेदर सब चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए किस चीज़ पे फोकस किया है, बिहेवियर के ऊपर फोकस किया है कि इंसान जो बिहेव कर रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्यों बिहेव कर रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे। दिस इज़ जॉन बी वॉटसन। देन आते हैं बी एफ स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अगर किसी बिहेवियर को बढ़ाना है तो हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करेंगे, और अगर किसी बिहेवियर को डिक्रीज़ करना है तो हम पनिशमेंट का यूज़ करेंगे। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, देन आते हैं एल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी है, और ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोला जाता है। हम जो भी सीखें बेसिकली आज तक वो हम ऑब्ज़र्व करके सीखें, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लैंग्वेज। ना हमको फोनेटिक्स पता था, ना हमको डिटेल्स पता था, ना हमको ग्रामर पता था, हमने किसी को बोलते हुए देखा और वही ऑब्ज़र्व किया, वही इमिटेट किया। ठीक है, और धीरे धीरे लैंग्वेज हमने सीखा। इसीलिए बोला जाता है जब भी आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे आसान तरीका है, अगर आप उस वातावरण में रहते हो तो आप वो लैंग्वेज जल्दी बोलना सीखोगे बजाय याद करने की या समझने के। आप 15-20 दिन किसी ऐसी जगह पर रहो जहाँ पे अलग बोली बोली जाती है, इंस्टेंटली आप कुछ ऐसे वर्ड्स पिकअप कर लेंगे जो आपने कभी नहीं सुने थे पहले, और आप उनको समझेंगे भी, आप उनको बोलना भी शुरू करेंगे। आप अगर अभी अपनी लैंग्वेज को भी ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे आप हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और पता नहीं क्या एक साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ सोशल लर्निंग थ्योरी। देन वॉटसन एंड वॉट की एक थ्योरी है सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मैनेजमेंट। अपने जो बिहेवियर है जिसको आप कम करना चाहते हैं उसको आप काउंट करें, ग्राफ करें, है ना। बेसिकली क्या है कि एक चार्ट बनाया आपने और आप अपने एक्शंस को खुद नोट कर रहे हैं कि मैंने ये काम कितनी बार किया या मुझे कितना कम करना चाहिए। तो दिस इज़ सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ कंट्रोल। और कई बार हम इसको यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में ना, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हम रोज़ 4 घंटा पढ़ेंगे, फिर रात में हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमने कितने घंटे पढ़ाई करी है, फिर हम अगले दिन के लिए सोचते हैं नहीं हम इसको बढ़ा के 5 घंटे करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली बेसलाइन डेटा।
और इसी को सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ कंट्रोल बोला जाता है। बदल क्या रहे हैं हम इन सब में, या हम क्या समझ रहे हैं? तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर कैसे बना, बिहेवियर कैसे आया, बिहेवियर को मॉडिफाई कैसे किया जाए, बिहेवियर को अनलर्न कैसे किया जाए। ठीक है, सो दिस इज अंडर बिहेवियरिज्म। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके बारे में है। तो पावलोव और थॉर्नडिक किससे रिलेटेड है, तो कंडीशनिंग से रिलेटेड है। बीएफ स्किनर किससे रिलेटेड है, तो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। वॉटसन एंड थार्प किससे रिलेटेड है, तो सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी ऐसा आता है तो हमें पता होना चाहिए। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे हो सकता है असर्शन, रीज़न या कंसेप्चुअल क्वेश्चन, या सीधा पूछ लिया आपसे कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है, इम्पल्सिव थेरेपी क्या है, एवर्जन थेरेपी क्या है, असर्टिव थेरेपी क्या है। ठीक है, सो इसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है। तो सिंपल एक्सटिंक्शन किससे रिलेटेड है, रीइंफोर्समेंट को रिमूव कर देना ताकि जो माल अडेप्टिव बिहेवियर है वो एलिमिनेट हो जाए, है ना। माल अडेप्टिव मतलब जो आपको दिक्कत दे रहा है एडजस्टमेंट करने में, वो बिहेवियर रिमूव हो जाए। आप सब अगर अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा आप सभी के अंदर कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर होगा जिससे सामने वाले को दिक्कत होती होगी या आपको खुद को भी दिक्कत होती होगी। ठीक है, सो उस समय पे क्या किया जाता है, जो रीइंफोर्समेंट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, एक चाइल्ड है वो टेंट्रम दिखा रहा है तो उसको इग्नोर करना, उसको अटेंशन नहीं देना। अगर आप अटेंशन देना कम कर देंगे तो धीरे धीरे वो बिहेवियर करना बंद कर देगा। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मैंने आपको समझा दिया। 5 स्टेप प्रोसेस होता है ये, जिसको हम एंजाइटी हायरार्कीज भी बोलते हैं, और मसल रिलैक्सेशन होता है किस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, फोबियास और न्यूरोटिक टेंडेंसीज को डील करने के लिए, है ना। और एग्जाम्पल में हमने देखा था फियर ऑफ एलिवेटर्स। इम्पल्सिव थेरेपी, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा होती है, जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करना, एग्ज़ाम देना, इस समय पर लोगों को कई बार एंजाइटी हो जाती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं फ्लड ऑफ एंजाइटी या फ्लड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो हमें क्या करवाना है, उसको इमेजिन करवाना है सब चीज़ें, और उसको बताना है कि तुम सेफ स्पेस पर हो, अभी कोई तुमको जज नहीं करेगा, अभी कोई तुमको दिक्कत नहीं देगा। जैसे एग्ज़ाम की एंजाइटी को अगर हमें कम करना है तो हम क्या करें, एग्ज़ाम के पहले हम 10-15 बार वैसे ही एग्ज़ाम दें जैसे हम देने वाले एग्ज़ाम के दिन में, है ना। वही टाइम सेट करें, 10 से 12 या 9 से 12 का एक पेपर उठा लें, उस पेपर को हम सॉल्व करें रोज़ उसी टाइम पर। तो जो एंजाइटी होनी है वो पहले ही हो जाएगी आपको एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, उस दिन आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि आप 10-15 बार ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस चीज़ को। एवर्जन थेरेपी जो होता है पनिशमेंट, छोटा पनिशमेंट, जैसे हमने नेल बाइटिंग वाला एग्जाम्पल लिया था। असर्टिव थेरेपी, कोपिंग मैकेनिज़्म को डेवलप करना, जैसे कि रोल प्ले करना, है ना। आप क्लाइंट को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे दो जिससे उसको डर लगता है या वो उसको डील नहीं करना चाहता, और वहाँ पर वो कैसे डील करता है उस चीज़ को, तो यहाँ से उसका कोपिंग मैकेनिज़्म डेवलप होता है। ठीक, सोया ये बिहेवियरिज्म था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार और रिवाइज करिएगा बिहेवियरिज्म को। देन आते हैं रैशनल इमोटिव थेरेपी। ये क्या होता है, बेसिकली एल्बर्ट एलिस ने इसके जो हैं बेसिक कंट्रीब्यूटर हैं, और इरेशनल आइडियाज़ जो होते हैं वो फोकस किया गया है। इरेशनल आइडियाज़ क्या होते हैं, एक ऐसे आइडियाज़ जो हमने हमारे दिमाग में बना लिए हैं कि हाँ ऐसा ही है, और हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अनलवेबल हूँ, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, आई एम अ फेलियर। ये क्या है, इरेशनल आइडियाज़ हैं। ठीक है, और इनकी वजह से आप कई बार बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हो, कुछ कर नहीं पाते हो लाइफ में। ठीक है, अब क्या होगा, ये बेसिकली जब इरेशनल आइडियाज़ है तो उनको हटाकर रैशनल आइडियाज़ डालने हैं हमको क्लाइंट के अंदर। यही बेसिकली इसका कोर प्रिंसिपल है। ठीक है, हम बहुत सी बार इसलिए ना खुश हैं कि हमने ऐसे इरेशनल बिलीव्स बना रखे हैं हमारे अंदर
कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो ये इरेशनल बिलीव्स हमने हमारे अंदर बना लिए हैं। अगर हम इन सबको रैशनल से चेंज कर दें तो हम बहुत खुश रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी अपने आप को एनालाइज करें और देखें, आपके पास दो आँखें हैं, दो हाथ हैं, बोल सकते हो, सुन सकते हो, बैठ सकते हो, खाना टेस्ट कर सकते हो, सांस ले सकते हो, ठीक है। आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे आप क्लास ले सकते हो अपने कंफर्ट जोन में। लोग हैं आपके आसपास जो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स, है ना, मल्टीपल रैशनल थिंग्स हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं और कुछ इरेशनल आइडियाज़ लेकर बैठे हुए हैं दिमाग में, ठीक है। सो उन इरेशनल आइडियाज़ को चेंज करना है रैशनल से, सिंपल, ठीक है। सो केस वर्क के 4 स्टेजेस होंगे। रैशनल क्या है, उसको समझाना कि आपका जो सेल्फ टॉक है वो आपके मूड को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर जब भी अपने आप से बात करो तो अपने बारे में अच्छी बातें करो, है ना, अपने आप को अच्छा महसूस करवाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो, ग्रैटिट्यूड फील करो। देन आइडेंटिफाइंग स्टेटमेंट्स, कैसे स्टेटमेंट जो इरेशनल है, और रैशनल क्या होंगे कि आई मस्ट बी लव्ड बाय एवरीवन, है ना, मुझे सबको प्यार करना चाहिए और मुझसे भी सब प्यार करते हैं, करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, आई एम सो गुड, है ना, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मुझसे सबको प्यार करना चाहिए बेसिकली। और कैसे वो लेबल करता है उसको एनालाइज करवाना क्लाइंट को, और किसकी वजह से उसको एनजाइटी हो रही है, बेसिकली क्यों एनजाइटी हो रही है वो। मॉडिफिकेशन क्या होगा, अगर उसका इरेशनल बिलीफ है इट्स हॉरिबल इफ़ आई फेल, इट्स डिसअपॉइंटिंग, है ना, बट रैशनल क्या होगा, आई कैन हैंडल इट, कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा फेलियर क्यों ना हो जाए, कितना भी डिसअपॉइंटिंग क्यों ना हो जाए, बट स्टिल मैं हैंडल कर लूँगा। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पास्ट की चीज़ें देखिए। बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि ये करना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं हुआ तो सब ख़त्म। लेकिन क्या होता है, लाइफ चलती रहती है, हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हमारा वेट कर रही होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है इरेशनल आइडियाज़ को रैशनल से, ठीक। एक एग्जांपल भी है आपके सामने कि एक स्टूडेंट डिप्रेस्ड है आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट, और वो बिलीव करता है कि आई एम अ टोटल फेलियर एंड आई एम नॉट परफेक्ट। सभी के साथ होता है, आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, हर किसी इंसान के अंदर ये सेल्फ डाउट्स आते ही हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्या हुआ अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या हुआ वो क्वेश्चंस नहीं आए जो मैंने पढ़े हैं। सो इन इरेशनल अजम्पशंस को ही हमको डील करना होता है बेसिकली। देन सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट, मैंने अच्छे से समझाया था जब हम बिहेवियरिज्म पढ़ रहे थे कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपको अपना कोई बिहेवियर बदलना है या आप खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ उसको क्या करते हैं, क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर कोई स्मोक करता है और वो चाहता है कि वो अपना स्मोकिंग छोड़ दे या उसको रिड्यूस कर दे, तो वो क्या करेगा, एक डायरी रखेगा क्लाइंट अपने साथ में और वो देखेगा मैंने कितनी सिगरेट स्मोक की है, ठीक है, डेली। और अगर उसने कम की है, जैसे कल उसने 2 सिगरेट्स पी, आज उसने 1 पी, तो वो अपने आप को रिवॉर्ड करेगा एक मूवी से, या बोल सकते हैं कि कुछ भी अपने आप को रिवॉर्ड करेगा एक चॉकलेट से कि अब मैंने अच्छा काम किया है, ठीक है। और ग्राफ करेगा कि उसका प्रोग्रेस कितना है। अगर वो अपने आप को बदलना चाहता है, जैसे वो 5 सिगरेट पीता है, फिर उसने धीरे धीरे कम करके 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया और अपने आप को रिवॉर्ड करता गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिंग बोलते हैं। सो यहाँ पर क्लाइंट अपने आप को ही मैनेज कर रहा है, अपने आप को ही कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे केस वर्कर सिर्फ उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट। सेम एंगर के साथ भी होगा। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो इस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकता है, वो अपना टेम्पर कम कैसे करे, रिलैक्सेशन कैसे करे, ठीक है। और रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए उस समय पर, जैसे किसी को बोला जाता है काउंटिंग किया करो, गहरी सांसें लो, सो दिस इज़ रिलैक्सेशन, ठीक। लास्ट है रोल थियरी एंड फैमिली थेरेपी।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सोशल रोल के परफॉर्मेंस में दिक्कत है, तो जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कि इंडिविजुअल और सोशल एक्सपेक्टेशन के बीच में हो। जो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है क्लाइंट से, हो सकता है वो फुलफ़िल करने में असमर्थ हो या नहीं कर पा रहा हो, या अच्छा करना चाहता हो, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा करना चाहता हो। सो दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट। जब मैंने आपको रोल्स के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पढ़ाया था बहुत अच्छे से। वही बेस इस थ्योरी का। और फैमिली थ्योरी क्या सोचती है, तो फैमिली एक सोशल सिस्टम है और 3 इसके सब सिस्टम्स होते हैं: मैरिज, पेरेंटहुड एंड सिबलिंग्स। ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा दिक्कत है क्लाइंट के साथ में कि वो अ, एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो कि फैमिली की वजह से हो सकती है, तो कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बहनों में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेस रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है। तो हमें क्या करना है, फैमिली थ्योरी में हम फैमिली को भी डील करते हैं। ठीक है। सिर्फ क्लाइंट को अकेले डील नहीं करेंगे, फैमिली को भी डील किया जाता है कि उनकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या आपस में कम्युनिकेशन की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या सब कुछ ठीक तो है ना फैमिली में। सो दिस इज़ रोल थियरी एंड फैमिली थियरी। तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने जो पढ़ा है आज उसको। 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ा है हमने। सोशल डायग्नोसिस किसका वर्क है? मैरी रिचमंड का। अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ सोशल केस वर्क है गॉर्डन हैमिल्टन का। सोशल केस वर्क का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है एच पर्लमैन का। ठीक। ईयर वैसे तो नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आप याद कर लीजिएगा। थियरीज़ के बारे में करें तो साइको सोशल थियरी किसने दिया है? गॉर्डन हैमिल्टन ने दिया है। पर्सन इन सिचुएशन अगर आता है तो वो भी साइको सोशल थियरी है। ठीक है। और पूछा जाता है क्या फोकस होता है, तो ईगो फोकस होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया है एच पर्लमैन ने, है ना। और लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये इसका कोर प्रिंसिपल है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन पावलोव, थॉर्नडिक, स्किनर। और इसमें लर्निंग और कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सब बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं। एक स्लाइड हमने जो लास्ट में पढ़ी है उसमें मैंने हर एक थिंकर का भी थियरी दिया है। पावलोव का कौन सा है, स्किनर का कौन सा है, बंडूरा का कौन सा है, उसको भी डिटेल में आप पढ़िएगा। रैशनल इमोटिव थेरेपी अल्बर्ट एलिस ने दिया है ना। इरेशनल बिलीव्स को हटाकर रैशनल स्टेटमेंट्स देना। सेल्फ कंट्रोल वॉटसन एंड थार्प ने दिया है। ठीक है। टेक्निक्स की बात करें तो वेंटिलेशन क्या होता है? तो बेसिकली वेंटिलेशन क्या होता है, अपने अंदर के थॉट्स को बाहर निकालना। जैसे आप एक कमरे में हो और कमरे में अगर सांस लेने की जगह नहीं है तो आपको घुटन होगी, तो हम खिड़की खोल देते हैं। खिड़की खोलने से क्या होता है, अंदर की जो हीट है बाहर चली जाती है, बाहर की फ्रेश हवा अंदर आती है। सो सेम इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। अंदर की जो परेशानियाँ प्रॉब्लम्स है ना, उनको जिस दिन वो वेंट आउट कर देगा उस दिन उसको बहुत अच्छा फील होगा। आप चाहो तो आज भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक पेपर उठाओ और जो भी दिमाग में चल रहा है उसको लिख डालो पेपर में। ठीक है। अपने आप आपको इतना रिलैक्स्ड फील होगा कि हाँ, जो अंदर चल रही है बातें एज इट इज़ आपने वेंट आउट कर दी। ठीक। इसको इमोशनल डिस्चार्ज भी बोला जाता है और ये साइको सोशल अप्रोच के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन जो एक्सटर्नल कंडीशन है, रिसोर्सेस है या इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट के अंदर आता है। एंजाइटी हायरार्कीज, एंजाइटी हायरार्कीज किससे रिलेटेड है बताइए? ये रिलेटेड है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से। 5 स्टेप्स होती है, धीरे 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 फोबिया कम करना होता है। बेसलाइन डेटा किससे रिलेटेड है? तो सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड है ना, सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पर्सन इन सिचुएशन किससे रिलेटेड है? हैमिल्टन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप कि कौन सी थ्योरी में कौन सा टेक्निक यूज़ होता है। अभी तक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा आराम से कि साइकोसोशल थ्योरी में हम क्या यूज़ करते हैं टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या, रैशनल इमोटिव थेरेपी में क्या। ठीक है। तो कहाँ पर किस चीज़ को फोकस किया जाता है या कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आप याद कर लीजिएगा। ओके।
सो हम कुछ MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में। सो विच थियोरी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फंक्शनल स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क। बहुत ईजी है। कौन सी थियोरी है जो कि फंक्शनल स्कूल के लिए फाउंडेशन साबित हुई। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं एंड 3 सेकेंड का टाइम है आपके पास में। आई होप सबने सही मार्क किया होगा। सो द आंसर इज ऑटो रैंक का थियोरी ऑफ विल। और जो डायग्नोस्टिक स्कूल है उसका जो बेसिस है वो है फ्रॉइड का थियोरी ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेज ऑफ द फंक्शनल स्कूल्स हेल्पिंग प्रोसेस डज द केस वर्कर फोकस ऑन रिमूविंग हिंड्रेंसेस एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम्स। कौन सा ऐसा फेज़ है फंक्शनल स्कूल का। तो 3 फेजेस हैं फंक्शनल स्कूल के। कौन सा इनमें से वो फेज़ है जहाँ पर कि केस वर्कर फोकस करता है हिंड्रेंसेस रिमूव करने के लिए और प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करने के लिए। बेसिकली जब भी हमको प्रॉब्लम प्रायोरिटाइज करनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, तो वो कौन सा फेज़ होगा। सो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, वो बिगिनिंग फेज़ होगा। ठीक है। जब तक कि हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, मोटिव्स को समझेंगे नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। सो ये हो गया बिगिनिंग फेज। देन अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक स्कूल व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक स्कूल किस पे फोकस करता है, अब आप सब मुझे बताइए। तो वो फोकस करता है ईगो पे, स्ट्रेंथनिंग ईगो कैपेसिटी। ठीक है। और जो फंक्शनल स्कूल है वो इनर कैपेसिटी पे फोकस करता है। ठीक। हु propounded the psychosocial theory and emphasized the person in situation approach। किसने दिया है साइको सोशल थियोरी। आई होप इसका आंसर सभी के पास में होगा। या सो इसका आंसर है गॉर्डन हैमिल्टन। उन्होंने जब डायग्नोस्टिक स्कूल या डायग्नोस्टिक यूज़ किया वर्ड, उसको एक्सप्रेस किया उन्होंने साइको सोशल प्रॉब्लम की तरह। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ 5 स्टेप प्रोसेस, और जिसको हम एनजाइटी हायरार्की के नाम से भी जाना जाता है, और मसल रिलैक्सेशन भी प्रैक्टिस की जाती है। बहुत सिंपल है ना। 5 स्टेप्स किस में है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में 5 स्टेप्स की बात की गई है। ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to problem solving theory of H. Perlman the primary goal of the case work process is। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी किस पे फोकस करती है, प्रेजेंट की प्रॉब्लम पर, आज की प्रॉब्लम पर। ठीक है। और उसका जो गोल होता है वो क्या होता है कि लाइफ ऑनगोइंग होता है और प्रॉब्लम्स भी आती रहती है। सो कैसे उसको डील किया जाए। तो क्या होगा इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप सबको आंसर मिल गया होगा। सो इसका आंसर है सी, टू हेल्प अ पर्सन कोप एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल विद करेंट सोशल टास्क। ठीक है। सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस मैं शेयर करने वाली हूँ आने वाले टाइम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको आई होप ये सबको वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या सजेशन आपको देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको नोट्स और बाकी चीज़ों के बारे में अपडेट्स मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।